पहला सौदा में आप सबका स्वागत है और भारतीय बाजारों के खुलने की तैयारी। एसजेएक्स निफ्टी है 30 अंक नीचे। एशियाई बाजारों पर तुरंत नजर डालिए एक बार, वहां से संकेत लेने हैं आपको किस तरह का कारोबार एशिया में होता दिख रहा है। कमजोरी है लेकिन थोड़ी रिकवरी निचले स्तर से निकली, अब फ्लैट। हांगकांग 5% नीचे। शंघाई के बाजार हालांकि ज्यादा असर नहीं डालते लेकिन कमोडिटी से जुड़े हुए बाजार हैं तो वो भी अहमियत रखते हैं। तो मेटल्स में कमजोरी है, क्रूड में कमजोरी है, सोने में कमजोरी है, डॉलर इंडेक्स मजबूत है और अब खुल चुके हैं भारतीय बाजार। रुपए में भी कमजोरी हो सकती है कल की गिरावट के बावजूद, तो उस पर भी नजर रखेंगे। पहली टिक क्या आई है वो देख लेते हैं। 20 अंकों पर सेंसेक्स, 22 अंक नीचे निफ्टी। तो सेंसेक्स और निफ्टी अलग अलग दिशा में। जी एंटरटेनमेंट 5% नीचे, मारुति में 5% का नुकसान, कैन इंडिया 3% नीचे। ये स्टॉक हैं जो नीचे की तरफ दिख रहे हैं। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया गेल 2% ऊपर, अल्ट्राटेक सीमेंट में 1.5% की मजबूती। ये इस वक्त शुरुआती कारोबार का रुझान। अब आइए रुपए की चाल पर नजर डालते हैं, देख लेते हैं किस तरह की शुरुआत करेंसी मार्केट की हुई, क्योंकि 66 से 43 ये था कल का लेवल। लगभग 29-30 पैसे नीचे बंद हुआ था रुपया, और आज देखते हैं शुरुआत मजबूत होती है या फिर थोड़ी कमजोरी के साथ में, क्योंकि रुपया भी अहम होगा। वैसे तो कल हम पहले ही कमजोर हो चुके हैं तो हो सकता है ज्यादा कमजोर ना भी हो। जी हाँ, देखिए पॉजिटिव शुरुआत हुई रुपए में, 10 पैसे की मजबूती के साथ रुपए में शुरुआत हुई। तो बहुत ज्यादा दिक्कत वाली या रिस्क वाली बात फिलहाल नहीं दिख रही है इस वक्त। ये एक संकेत अच्छा है करेंसी मार्केट के लिए। अभिषेक गोयनका हमारे साथ है इस वक्त, करेंसी मार्केट के एक्सपर्ट, और उन्हीं से लेते हैं जायजा। अभिषेक, ये क्या हुआ है? हम सोचे थे कि भाई डॉलर मजबूत हुआ है, डॉलर इंडेक्स 100 पर पहुंचा है, सारी करेंसीज कमजोर होगी, लेकिन रुपया उल्टा मजबूत खुला है थोड़ा 10 पैसे से। क्या कल कमजोर हो गए थे पहले, इसलिए आज कमजोरी नहीं हो रही? हाँ, देखिए कल जो एक्सपेक्टेशंस थी कि जो फेड की मीटिंग है उसमें कोई वैसी न्यूज आए जो काफी डॉलर स्ट्रांग वाली न्यूज हो, उस कारण से कल इंट्राडे में काफी रुपये में डेप्रिसिएशन आ गया था। करीब 66, 39, 40 पे आरबीआई भी काफी एक्टिव था, बट फिर भी मार्केट में एक बड़ी वीकनेस के साथ क्लोज हुई। तो आज की मार्केट में हमें ये देखना है कि 66.45 की जो रेजिस्टेंस है, जो आरबीआई भी है, और मार्केट में काफी सेलिंग आ रही है, वो रेजिस्टेंस अगर मार्केट तोड़ देता है तो डेफिनेटली जो प्रीवियस हाई थी 66, 85 की, वो लेवल पे मार्केट आने वाले दिनों में बढ़ता हुआ नजर आएगा। सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है डेफिनेटली फेड मीटिंग की है, जो काफी सर्टेन है 80-90% की मार्केट्स में हाइक्स आएंगी। तो आने वाले समय पे जो कि डॉलर में ओवरऑल तेजी है, यूएस बॉन्ड्स बढ़ रहे हैं, यूरो में वीकनेस है, रुपये में भी थोड़ी वीकनेस रहेगी, तो बाइंग ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी ही मेंटेन रखनी चाहिए। अभिषेक, क्या आपने 66-85 कहा, उन लेवल्स तक जा सकता है रुपया? जरूर 66, 85, 86 तक आने वाले समय पे मार्केट जा सकता है। और अगर इमीडिएटली अगर हम बात करें 8-10 दिनों में भी जाने की संभावना है। अगर 66.45 की लेवल्स कंसिस्टेंटली ऑन अ क्लोजिंग बेसिस 2 दिन टूट जाता है। शुक्रिया अभिषेक, ये परफेक्ट एनालिसिस देने के लिए। 66-85 ये लेवल नजर में रखिए, यानी कि 67 की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है रुपया। हालांकि आज राहत के संकेत है, 10 पैसा मजबूत है। तो जो डॉलर पड़ा है उस पर बैठे रहे हाँ, अगर कुछ समय तक डॉलर किसी के पास है तो वो तो नसीब वाला है भाई कि डॉलर मजबूत हो रहा है। लेकिन बाकी करेंसीज जो कमजोर, बाकी कमोडिटीज जो कमजोर हो रही है, समझिए आपने सोना खरीद रखा है, तो वैसे आपका अगर करेंसी मार्केट खराब हो गया तो सोने के भाव में कोई इजाफा होना नहीं है और ऊपर से मार पड़नी है। अच्छा, एक और स्टॉक जिस पर मैं राय लेना चाहता हूं, और वो लूंगा राय में अदानी एंटरप्राइजेस पर, और किरण यादव से राय ली जाए। 8 करोड़ शेयर प्रमोटर्स ने गिरवी के छुड़वाए हैं, यहाँ पर ये खबर आई है, तो इस खबर को पॉजिटिव देखना चाहिए। और चार्ट्स पर अगर कोई खरीदारी के संकेत है तो बता दीजिए फिर आप। अनिल जी, अगर कोई छुड़वाता है तो ये पॉजिटिव खबर ही बताई जाएगी, पर मेरे ख्याल से इधर एक बहुत बड़ा मूव आपको आने की ऐसे कोई चार्ट पे संकेत नहीं मिल रहा है। एक 81, 82 ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है, ये अगर क्रॉस करता है आज के दिन में तो आप 87 तक जाने की संभावना है। ये ट्रेडिंग कॉल रहेगा या मोमेंटम कॉल रहेगा, पर चार्ट बिल्कुल सुस्त है और ट्रेडिंग रेंज करीबन 75 से लेके 81, 82 यही ट्रेडिंग रेंज है। तो इस ट्रेडिंग रेंज में कुछ ना करे, यही मेरी सलाह होगी। चले, कुछ मोमेंटम में हरकत देखने को मिल सकती है, लेकिन किरण प्रेफर करेंगे इस समय स्टॉक में तेजी ना करने से। देखेंगे आज कितना रिएक्शन देखने को मिलता है, क्या वाकई में भागता है ये शेयर इस डेवलपमेंट के चलते। कौन से दूसरे स्टॉक्स में आज ट्रेड का मौका है? पूजा हमारे साथ है। पूजा, बताइए क्या है इंडिकेशन?
जी, खरीदारी की ही राय निकल कर आ रही है और रुझान आज बैंकिंग काउंटर्स में देखने को मिल रहा है। मैसरोड कैपिटल के आशुतोष साना ने HDFC बैंक में खरीदारी करने की राय दी है। इनका मानना है कि गिरावट पर खरीदारी करने की राय होगी और 1 से 2 दिनों में 1000 के ऊपर के लेवल्स ये स्टॉक आपको दिखा सकता है। दूसरे कॉल में भी बैंकिंग काउंटर में खरीदारी करने की राय निकल कर आ रही है। मंगल किशोर सिक्योरिटी के राजेश सतपुते ने एक्सिस बैंक में खरीदारी करने की राय दी है और इनका मानना है कि अगले 2 दिनों में 478 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तीसरे कॉल में भी तेजी की ही राय है। किया चौकसे के हेमंत कपाड़िया ने सीएट में खरीदारी करने की राय दी है और इंट्राडे में इनका मानना है कि अच्छी तेजी देखने की उम्मीद है। 1070 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो तीनों ही कॉल्स में आज तेजी करने की राय। चलिए, तेजी के मौके अब भी दिखाई दे रहे हैं कल के सुस्त बाजार के बावजूद और आज की सुस्त ओपनिंग क्यूज के बावजूद। किरण, बताइए आप भी क्या फिर तेजी की पोजीशंस लेंगे? बिल्कुल अर्षदा जी, मेरा पहला कॉल रहेगा ग्रैन्यूल्स के ऊपर, जहां पे हमने अच्छी मूव कल भी देखी थी और मैं इसको कंटिन्यू करते देख रहा हूं। स्टॉप लॉस 152 के करीब रखना चाहिए और आज के लिए 167 के टारगेट्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दूसरा स्टॉक APL लिमिटेड, एलेंबिक फार्मा, जहां पे आपका स्टॉप लॉस 674 पर होना चाहिए और टारगेट 697 से लेके 714 ये टारगेट्स आपको मिलने चाहिए। ये ट्रेडिंग कॉल्स हैं आपके लिए, यहां पर मौके ढूंढे आज आप ट्रेडिंग करने के। एक और स्टॉक लवेबल लॉन्जरे, यहां पर कल खरीदारी हुई है एक बड़े फंड की तरफ से। रिलायंस म्यूचुअल फंड ने 7.25 लाख शेयर खरीदे 205 रुपए पर, लेकिन एक्चुअली ये शेयर कल ही बढ़ गया। पहले मैं आपको कल का चार्ट दिखाऊं लवेबल का, तो आपको पता चलेगा कि किस तरह की तेजी कल हुई है। और 205 में अगर खरीदा है कल ही 200, आज 235, 258 दिख रहा है। इतना ऊपर, मतलब लगभग 20% ऊपर हो गया है। तो जिस भाव पर फंड ने एंट्री की है, अमरीश, क्या अब लेना चाहिए, देरी हो गई है? फ्रॉम अ मोमेंटम एंगल शायद ले सकते हैं, बट फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एंगल आई वुड स्टिल पॉसिबली वेट, नॉट रियली इन्वेस्ट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि एक्चुअली आई मीन कल फंड ने 205 में खरीदा, किसी बुरे दिन वापस से गिर जाए, आ जाए, हाँ, उस बुरे दिन का इंतजार करें तब अच्छी एंट्री हो जाए। शायद क्योंकि आई मीन इफ यू सी आई मीन द अदर कंपनीज इन द सेम स्पेस, पेज इंडस्ट्रीज काफी चल चुका है in the last few years. Ashapura Intimates in the last 1 year काफी अच्छा चल चुका है। अच्छा, एक VIP नहीं चला है? VIP नहीं चला, मैक्सवेल, हाँ, वो चला नहीं है। But then I think I mean people are looking at the other stocks and saying that this has not moved, तो ये ले लेते हैं। चलिए, लवेबल की मैं बात आपको बताऊं अनिल, कल 254 पर इसकी समाप्ति होती दिखाई दी है और एक खुला था 230 के आसपास। तो कल एक बहुत बड़ा मूव देखने को मिला। कल ही वो 24 रुपए भाग गया था। एक्चुअली ऐसा लग रहा है कि डील जो हुई ना हर्षदा, वो डील नीचे की प्राइस पर हुई खाली, बट भाव उसके बाद तुरंत ही भाग गया एकदम तेजी से। ये हो गया क्योंकि इंट्राडे में फिसल कर कल बाजार खुलते ही 213-14 के आसपास दिखा था, तो शायद वहां पर वो बड़ा सौदा होता, या फिर 205 में आप देखा है, तो शायद निचले लेवल्स पर फंड ने पैसा लगाया और अच्छी तेजी यहां पर बनी है। बॉश, ये स्टॉक रहेगा रेडार पर। इसको लेकर जो खबरें हैं वो अच्छी नहीं है। तो वोक्सवैगन कंट्रोवर्सी में इनका नाम पहले आया था, हालांकि कंपनी ने आके साफ कहा था कि उन्होंने वोक्सवैगन के लिए सप्लाई नहीं किया है, लेकिन अब क्रेडिट स्विस की ओर से जो रिपोर्ट आई है वो अच्छे संकेत नहीं दे रही है। स्टॉक देखिए 18,000 के ऊपर ट्रेड करता है। क्रेडिट स्विस ने कहा एक अंडर परफॉर्मर रहेगा और उन्होंने जो काटा है लक्ष्य वो 15,300 पर ले आए हैं, यानी कि एक मेजर कट की पूरी संभावना है। आज वो प्री ओपन सेशन में 365 रुपए की गिरावट दिखा रहा है। उनका मानना है कि डीजल कारों की जो बिक्री है वो आगे थोड़ी सी गिरती हुई दिखाई देगी, उसका एक असर स्टॉक पर रहेगा। कंपनी पुर्जे बनाती है ढेर सारी कंपनियों के लिए और डीजल स्पेशली डीजल मॉडल्स के लिए काफी ऑर्डर्स इनके हाथ लगते हैं। अमरीश, क्या राय रहेगी, क्योंकि वैसे भी स्टॉक में क्योंकि हाई प्राइस है, बहुत कम लोगों ने पैसा लगाया है, लेकिन कुछ रिटेल निवेशकों के पास है ये स्टॉक। No, surely I think pressure तो रहेगा, and it is, I mean, it's not only going to be on Bosch, but all those auto ancillaries जो export oriented है, सब पे प्रेशर रहेगा। We have seen the issue as far as भारत फोर्ज is concerned, Motherson Sumi का भी सुनाई दे रहा है। तो मुझे लगता नहीं कि at this point of time one should be going out and buying fresh. I think over the next 3 or 4 months, I mean, whenever we see that pressure and these stocks come down, शायद उस like level में लेना चाहिए। I mean, I really don't know whether Bosch will go to levels of 15,000, but surely correction तो होगा। एक और स्टॉक जरा चार्ट देखें आप किरण, गणेशा इको।
एसबीआई म्यूचुअल फंड की कल खरीदारी हुई है 2,80,000 शेयरों की और ये हुई 110 रुपए पर। अभी आज भाव मुझे गणेशा इको का दिख रहा है 135 रुपए। मेरे ख्याल से कल ही भाग गया ये शेयर फंड के। आजकल यही हो रहा है, छोटे शेयरों में जो फंड खरीदारी करते हैं और उसके बाद स्टॉक मतलब दौड़ ही लगा देते हैं। कल के चार्ट देखिए, एक महीने का छोड़ दीजिए, मुझे कल का चार्ट देखना है कि कल इस स्टॉक में क्या हुआ है, क्योंकि कल 110 में डील हुई, आज भाव दिखा रहा है 135, कल 134 पर बंद हुआ। चार्ट आप देखकर बताएं पहले, क्या गणेशा में खरीदारी का वक्त है या फिर यहां भाग गया तो छोड़ दें, अभी नहीं ले? ये जो स्टॉक कल भागा है, ये वैसे तो बहुत इलिक्विड काउंटर है और एकदम से इसमें कुछ तेजी आई है ऐसा दिख रहा है। इसका एक नेक्स्ट रेजिस्टेंस के तौर पे अगर देखते हैं तो 145, 146 के लेवल्स आपको आज देखने को मिल जाने चाहिए। पर इतने इलिक्विड काउंटर से अगर ये स्टॉक इतना भागता है तो थोड़ा से कॉमन इन्वेस्टर्स को इसमें थोड़ी सी सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि जैसे ऊपर भागा है वैसे नीचे भी जा सकता है। तो ट्रेडिंग स्टॉप लॉस बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करने की सलाह होगी। अच्छा, और गेमन इंडिया यहाँ पर क्या करें? चार्ट में यहाँ खरीदारी का मौका है क्या? क्योंकि गेमन इंडिया में खबर जो आ रही है वो ये है कि बैंक्स अपने कर्ज को शेयरों में बदल रहे हैं, जो बोलते हैं ना इक्विटी कन्वर्जन। उसके बाद क्या होगा? 51% शेयर होल्डिंग हो जाएगी बैंक्स की, तो कंपनी आ जाएगी बैंक्स के कंट्रोल में। कई सारे बैंक्स की लिस्ट है जिन्होंने इस कंपनी को कर दिया। आईसीआईसीआई बैंक सबसे ऊपर है। अब ये बताइए, क्या इसके चलते एक मौका बन सकता है खरीदारी का गेमन इंडिया में? यदि हाँ तो क्या टारगेट रखनी चाहिए? ध्यान रखना, गेमन इंडिया गेमन इंफ्रा दोनों अलग अलग है, भाव लगभग सेम है। तो गेमन इंडिया का मैं जानना चाहता हूं जो 13.5 रुपए के आसपास है। गेमन इंडिया बेसिकली आपको ये स्टॉक 16 रुपए तक जाने की उम्मीद है। जिस तरीके के बेस बिल्डिंग पैटर्न फॉर्मेशन हुए हैं वो बहुत बेहतरीन है। अच्छा बेस करीबन 11 रुपए के पास हुआ था। परसों हमने एक बहुत अच्छी रैली देखी इस स्टॉक में और कल थोड़े से कंसोलिडेशन देखी है। तो मेरे ख्याल से ये जिस दिन ये 13 रुपए 60 पैसे 70 पैसे क्रॉस कर देता है तो उसके बाद आपको एक अच्छा रुझान देखने को मिल जाएगा, जो कि ये 16 रुपए से लेके 20 रुपए तक ये स्टॉक ऊपर जा सकता है। चलिए, तो यहाँ पर एक्शन जरूर देखने को मिलेगा। आप देखिए गेमन इंडिया करीब 5% ऊपर। ये स्टॉक आप फोकस में रखिएगा। यहाँ पर वो बैंकर्स अब मैनेजमेंट कंट्रोल संभालते हुए दिखाई देंगे। कंपनी का 51% हिस्सेदारी अब बैंक्स की हो गई है। मैक्स इंडिया, ये कंपनी मैक्स बूपा में जो इनका इंश्योरेंस आर्म है उसमें हिस्सेदारी बेच रही है बूपा को ही, और जो इनका पार्टनर है इंटरनेशनल पार्टनर है, और 190 करोड़ में वो हिस्सेदारी बेची जाएगी। स्टॉक आप प्री ओपन सेशन में देख रहे हैं 2% तेज है। इधर अमरीश, आपकी क्या राय रहेगी? अब क्या एक्शन लिया जाए स्टॉक में आगे? क्या और बढ़त देखने को मिल सकती है? जब भी इस टाइप का सेल होता है, श्योरली आई मीन दैट्स अ सेंटिमेंटल बूस्टर, और इसके कारण नॉर्मली यू सी एन एप्रिसिएशन इन द स्टॉक्स, बट आई थिंक दिस विल ओनली बी अ टेम्पररी वन, क्योंकि पहले भी हमने देखा है कि व्हेनेवर दिस सॉर्ट ऑफ अ न्यूज कम्स द स्टॉक मूव्स अप। तो शायद आई मीन वी कुड सी द स्टॉक मूविंग अप बाय द 30 or 40 रुपीज मूव फ्रॉम हियर, पर उससे शायद बहुत ज्यादा ऊपर लगता नहीं है। तो एक स्टॉक जिंदाल स्टील एंड पावर, सुमित, सवाल आपके लिए, और ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूं, वायदा कारोबार के बैन में था ये स्टॉक कल तक, आज बैन से बाहर निकल गया, मतलब नई पोजीशन बन सकती है। और अब अगर लोग जो मेटल में मंदी की सोचे, जैसे मेटल्स के दाम गिरे, क्या जेएसपीएल परफेक्ट है आज शॉर्ट करने के लिए? जी अनिल जी, अगर आपको ध्यान होगा तो मोस्टली मेटल्स में हम पिछले कई समय से मंदी में रहे हैं। मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन भी आपने हमसे पूछा था कि मेटल्स में मंदी करे कि नहीं करे। मेटल्स में मंदी करनी चाहिए। स्पेशली जेएसपीएल का जहां तक सवाल है, बिल्कुल मंदी कीजिए। इसने पिछले 4-5 दिनों में एक अच्छा खासा मूव दे दिया है। 70 रुपए से 85 रुपीज तक का ये स्टॉक 15 रुपए का मूव दे चुका है। अभी प्रेजेंट लेवल पे बहुत अच्छा शॉर्टिंग कैंडिडेट बन रहा है। 83 के आसपास के जो कल के क्लोजिंग लेवल्स है, यहाँ पे बिल्कुल शॉर्ट इनिशिएट किए जा सकते हैं। 87, 88 अब जब तक ये वापस दोबारा ऊपर में रिवर्स नहीं करता है तब तक इसके अंदर वीकनेस देखने को मिलेगी। और नीचे के अंदर 79 का इमीडिएट सपोर्ट बनेगा। 79 टूटते ही ये वापस 70 के लेवल दिखाएगा। यानी 15 से 20 रुपए की मंदी के लिए वापस एक बार मेटल्स के स्टॉक्स के अंदर भी और स्पेशली जिंदल स्टील के अंदर मंदी की जा सकती है। मेटल्स में हमें ऐसा लगता है आने वाले 1-2 महीने अभी और भी खराब रहने वाले हैं। मेटल्स में 1-2 महीने और खराब रहेंगे। लेकिन बॉश की जो सवाल पूछी थी हर्षदा ने, अब बॉश तो 19-20 हजार का शेयर है, बेचना खरीदना दोनों ही मुश्किल काम है। लेकिन जनरली मैंने ये देखा है कि बॉश के साथ इफेक्ट जो होता है ना, वो भारत फोर्ज पे भी आता है, मदरसन सुमी पे भी आता है। 10 सेकंड है, फटाफट बताए
सुमित, दोनों में से कोई और दूसरा शॉर्ट दिखता है क्या आपको? भारत फॉर्ज और मदरसन सुमी दोनों में से? हाँ, वेल देखिए, भारत फॉर्ज और मदरसन सुमी दोनों में एकदम बड़ा फॉल तो नहीं दिख रहा है। इनफैक्ट मुझे ऐसा लग रहा है कि मदरसन सुमी में शायद तेजी का ब्रेकआउट जरूर आएगा। 288, 289 के लेवल जैसे ही ब्रेक करेगा तो इसके अंदर 350 से 350 की रैली देखने को मिलेगी। 3 से 4 रुपए का ऊपर का रेजिस्टेंस है, जैसे ही वो ब्रेक करता है तो 275 के स्टॉप लॉस से इसके अंदर लॉन्ग किया जा सकता है। और जहां तक बॉश का सवाल है, बॉश के अंदर मंदी करके चलनी चाहिए। बॉश के अंदर ऐसा लगता है कि एक बार 1000 से 1500 रुपए की मंदी देखने को मिलेगी। वो स्टॉक खराब दिख रहा है, तो बॉश के अंदर मंदी कर सकते हैं, बट मदरसन सुमी में मंदी के संकेत नहीं दिख रहे हैं, उसमें तेजी के संकेत दिख रहे हैं। ठीक बात है। चलिए शुरुआत कर रहे हैं अब हम बाजारों की, और कमजोरी है लेकिन कोई पैनिक जैसा मामला नहीं है। एसडीएक्स निफ्टी 40 दिखा था नीचे, यहाँ पर सिर्फ 12 नीचे हम इस वक्त प्री ओपनिंग 35 अंक नीचे सेंसेक्स में है। पहले टिक आपकी स्क्रीन पर 35 अंक नीचे सेंसेक्स पर किए शुरुआत। अरे 12 पॉइंट ऊपर हो गया सेंसेक्स, तो हरे निशान में आया है और 15 अंक नीचे निफ्टी अब भी है। अब सेंसेक्स 25 अंक नीचे दिख रहा है आपको, 45 अंकों का नुकसान सेंसेक्स में और 20 अंक नीचे खुलता हुआ निफ्टी, तो थोड़ी कमजोरी अब होती हुई दिख रही है। 22 अंकों का नुकसान, 70 अंक नीचे सेंसेक्स आपको नजर आएगा, तो थोड़ी कमजोरी होती दिख रही है। कहां से आ रही है कमजोरी? बॉश 2.5% नीचे, डॉक्टर रेड्डीज क्यों गिरा? 1.5% नीचे दिख रहा है ये पहली टिक पर। इन्फोसिस में नुकसान 1% का। हिंडाल्को, टाटा स्टील मामूली कमजोरी के साथ खुले हैं, लेकिन इनके अलावा जो दिग्गज कमजोर हैं, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया गेल, यहां पर नुकसान है। टाटा मोटर्स के अलावा टाटा स्टील में नुकसान है। आईटीसी जैसा दिग्गज 1% कमजोर खुल रहा है। 100 अंक नीचे हो चुका है सेंसेक्स और निफ्टी पर नुकसान अब 30 अंकों का, कमजोरी बढ़ती हुई एसडीएक्स निफ्टी की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है बाजार आपको। हीरो मोटोकॉर्प 1% ऊपर है, विप्रो में 0.5% का फायदा, अंबुजा सीमेंट में 0.5% की तेजी। सुमित कह भी रहते हैं कि अंबुजा सीमेंट उन्हें पसंद आ रहा है वायदा कारोबार में अगर खरीदारी करना चाहें आप तो। आइए तो वही स्टॉक देख लें। टाटा ग्लोबल टॉप गेनर है वायदा कारोबार में, 1.5% ऊपर। वोखाड़ के लिए पॉजिटिव खबर, 1.25% का फायदा। अदानी एंटरप्राइजेज ने प्रमोटर्स ने गिरवी रखे शेयर छुड़वाए हैं, 1.5% ऊपर खुला है। जस्ट डायल के बायबैक्स की डेट आ गई है और उसके बाद स्टॉक 1% ऊपर। इंडिया सीमेंट में 1% की तेजी, अल्ट्राटेक सीमेंट में 0.5% की तेजी। ये स्टॉक है एक्शन में ऊपर की तरफ। कमजोर क्या है? बॉश की कमजोरी बढ़ती हुई 3% नीचे, 1.5% नीचे अदानी पोर्ट, आईटीसी 1.5% नीचे। ये कुछ एक शेयर दबाव बना रहे हैं। आईआरबी इंफ्रा, यहां पर प्रोमोटर्स की कुछ शेयरों की बिकवाली की खबर, 1.5% स्टॉक टूटा हुआ। और आईसीआईसीआई बैंक में 1.25% का नुकसान। जिंदाल स्टील एंड पावर वायदा कारोबार के बेंच से आज बाहर आ गया है, जिनको शॉर्ट करना है वो कर रहे हैं, 1.25% नीचे स्टॉक है। और अब नीचे है सेंसेक्स 75 पॉइंट, निफ्टी 25 पॉइंट, बैंक निफ्टी 40 पॉइंट। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में एक्शन एकदम सुस्ती का, और यही वजह है बढ़ने वाले शेयर अभी भी ज्यादा हैं। मजबूत शेयर है 435, कमजोर शेयर 375। हर्षदा और एक्शन का दिखा है। मिड कैप इंडेक्स में हल्की गिरावट है, मामूली सी गिरावट, 2 पॉइंट नीचे है, लेकिन स्टॉक्स में जबरदस्त एक्शन। लैंको इंफ्राटेक 20% ऊपर खुला है, स्टॉक में हमने देखा है काफी तेजी, और वजह भी साफ है, 3 सालों बाद कंपनी आखिरकार प्रॉफिट दिखाने में कामयाब रही है। 98 करोड़ 98 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ने दिखाया, और वो सीधे स्क्रीन पर आज दिख रहा है। गणेश इको, जिसकी हम पहले भी बात कर रहे थे, इसमें कुछ फंड्स ने पैसे लगाए हैं, एसबीआई म्यूचुअल फंड मेरे ख्याल में, और स्टॉक देखिए 6% भागा है, ये आया है हरकत में। फाइजर एलोजिन के साथ वो विलय पर स्टॉक में थोड़ा सा एक्शन आता हुआ, जैसे हम चर्चा भी कर रहे थे, कुछ असर भारतीय सब्सिडरी पर भी पड़ रहा है, तो 5% ऊपर ये काउंटर खुला है। अदानी एंटरप्राइजेज यहां पर तेजी के साथ शुरुआत होती हुई 2% ऊपर, इन्होंने कुछ गिरवी रखे हुए शेयर रिलीज करवाए हैं। वॉकहार्ट देखिए, ये स्टॉक करीब 2% ऊपर, इनके लिए भी अच्छी खबर है। ग्रैन्यूल्स इंडिया करीब 2% ऊपर खुला है। इसमें मेरे ख्याल में हमारे जानकार ने ही बाय कॉल दिया था, आज ये ओपनिंग ट्रेड में हरकत में आया है। कल का आउट परफॉर्मर वक्रांगी सॉफ्टवेयर, यहां पर तेजी का मूव अभी बरकरार है, 2% ऊपर ये खुला है शेयर। लवेबल लॉन्जरे, जो रिलायंस म्यूचुअल फंड खरीदता दिखाई दिया है हाल फिलहाल में, स्टॉक 2% ऊपर है। और आपको बता दें, लवेबल लॉन्जरे आज हमारे स्टॉक 2020 के कैप्टन की टीम में भी शामिल था। मैक्स इंडिया, मैक्स बूपा में हिस्सेदारी बेच रहा है, 190 करोड़ मिलेंगे कंपनी को, करीब 1.5% की बढ़त इस स्टॉक में आती हुई दिखाई दी है। इंडिया सीमेंट, जहां पर साउथ इंडिया में सीमेंट की कीमतें बढ़ी हैं, दक्षिण भारत में 70 रुपए प्रति बोरी वो सीमेंट की कीमतों में इजाफा हुआ है, स्टॉक आज 1% ऊपर खुला है, तो इसमें भी हम देख रहे हैं एक्शन। जीएमआर इंफ्रा 1.5% ऊपर। टाटा ग्लोबल बेवरेजेस कई दिनों बाद थोड़ी बहुत हरकत में आता हुआ, खुलते ही स्टॉक में करीब 1% का मूव है, गति 1% ऊपर खुलता हुआ, यहां पर वॉल्यूम एक्शन अच्छा बनता हुआ दिखाई दिया है। जीएमआर इंफ्रा बिल्ट जैसे दूसरे शेयर हैं जहां पर आज हम देख रहे हैं खरीदारी हो रही है,
तेजी आ रही है। इंटरग्लोब एविएशन आपके लिए स्क्रीन पर लेकर आएंगे। स्टॉक कल पिटा था, 1.5-2% की गिरावट मेरे ख्याल में आई थी स्टॉक में, आज एक पुल बैक आता हुआ। स्पाइस जेट पर नजर रखिए, इसका सर्किट फिल्टर रिवाइज हुआ है 20% से अब 10% पर सर्किट लगेगा। स्टॉक 3% ऊपर है, कल काफी रफ्तार में था ये शेयर। तो ये कुछ काउंटर्स हैं जहां पर हम देख रहे हैं जमकर खरीदारी हो रही है। गैमिन इंफ्रा आज तेजी में है, लेकिन गैमिन इंडिया में वो डेवलपमेंट है कि जो भी कर्ज है उसको अब इक्विटी में कन्वर्ट किया जाएगा, यानी कि बैंकर्स अब 51% हिस्सेदारी होल्ड कर रहे हैं स्टॉक में। 16% भागा है ये शेयर, 15 रुपए के ऊपर दिखता हुआ। तो ये कुछ शेयर है जहां पर हमने देखा अच्छी खासी तेजी आती हुई। IRB इंफ्रा, जैसे हम आपको कह भी रहे थे, यहां पर बुरी खबरें आई हैं, 1.5% फिसलेगा शेयर। इसके अलावा देखिए बिकवाली कहां हो रही है, अदानी पोर्ट में कुछ मुनाफा वसूली होती हुई। आइडिया सेलुलर जैसे काउंटर्स है जहां पर कुछ मुनाफा वसूली हो रही है। ज्योति लैब्स हल्की सी गिरावट के घेरे में आया है। तो बहुत मामूली सी नरमी अब आती हुई, और ये इंडेक्स जो 2 पॉइंट नीचे खुला था अब 13 पॉइंट ऊपर है। इसके सामने सेंसेक्स निफ्टी आप देखेंगे गिरावट के घेरे में अभी भी है। सेंसेक्स 40 अंक नीचे, निफ्टी 15 अंकों की गिरावट के साथ कर रहा है कारोबार, और यही हाल बैंक निफ्टी का भी है, 15 पॉइंट नीचे। तो हर्षदा कमजोरी है, पैनिक नहीं है। 7,812 आज का लो है। 7,800 का लेवल हम सुबह से बात कर रहे थे, अभी तक उसके टूटने के कोई संकेत है नहीं। अच्छा सपोर्ट लिया, दिन के हाई पॉइंट की तरफ बढ़ रहा है निफ्टी। लेकिन एक स्टॉक जहां पर वॉल्यूम वाइज काफी एक्शन हो रहा है, ADI फाइन केम। मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन मैंने पिछले कुछ दिनों में किसी ब्रोकरेज की रिपोर्ट पढ़ी है ADI फाइन केम पर, और आप देखिए 3 बड़े सौदे हुए ADI फाइन केम पर। ये केमिकल फर्टिलाइजर स्टॉक्स में फिर से एक्शन बढ़ रहा है। बाजार में जो छोटे छोटे सेक्टर्स एक्शन में आते हुए दिख रहे हैं, उसमें एक ये भी है। आज देखिए 3 बड़े सौदे हुए, लगभग 8% बड़ा है ये हिस्सा। 8% हिस्सेदारी बदली इस कंपनी की, और लगभग 11 लाख शेयरों का कारोबार हुआ है इस कंपनी का। 11 लाख शेयर, 8% हिस्सेदारी, 224 रुपए पर ये ट्रेड हुआ है ADI फाइन केम का। मुझे लगता नहीं कि अमरीश आप इसे ट्रैक करते होंगे। नहीं, ये तो ट्रैक नहीं करता हूँ। हाल ही में कई रिपोर्ट आई थी, अब मुझे याद नहीं आ रहा किसकी रिपोर्ट आई थी। अच्छा, तो टेक्निकल राय ले लेते हैं एक बार। किरण, चार्ट्स पर क्या संकेत है इस शेयर के लिए? क्योंकि आजकल मैं देख ये रहा हूं, जहां भी बड़े सौदे होते हैं फंड का एक्शन होता है। अब यहां हुआ नहीं हुआ हो तो कल पता चलेगा कोई फंड ने खरीदा या किसने खरीदा है, लेकिन उसमें तेजी बड़ी हो जाती है। तो क्या करना चाहिए इस स्टॉक में? कोई टेक्निकल संकेत है तो स्टॉप लॉस टारगेट बता दीजिए। अनिल जी, बहुत ही इलिक्विड काउंटर है, पहली बात। दूसरी बात, सितंबर से बहुत अच्छा रुझान दिखाई दे रहा है। तकरीबन 185 से अभी 225, 230 के करीब ट्रेड करता, 232 के करीब ट्रेड करता नजर आ रहा है। तो मेरे ख्याल से एक छोटा सा रेजिस्टेंस था 228, 229 का, वो उसने क्रॉस किया है। तो मोमेंटम स्ट्रांग है, मोमेंटम ट्रेड के लिए ट्रेड इनिशिएट किया जा सकता है, और अगला पड़ाव उसका करीबन 240 के करीब होगा, और उसके बाद वाला पड़ाव करीबन 255। तो 240 से लेकर 255 के लिए टारगेट्स के लिए ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस बहुत नजदीक रखना चाहिए कि जो कि है 222। ओके, ये है राय इस शेयर पर आदि फाइन केम, जहां पर हम देख रहे हैं 5% की तेजी आज देखने को मिली। एक और शेयर जो फिर से हरकत में आया है वो है जस्ट डायल, वायदे बाजार का टॉप ट्रेडेड स्टॉक 916 पर ट्रेड करता हुआ। सुमित बताइए क्या तेजी करेंगे? यस, बिल्कुल हर्षदा, तेजी करेंगे। स्टॉक के अंदर एक बहुत अच्छा मूव देखने को मिला है। पिछले 2-3 दिनों के अंदर ये स्टॉक ने ऑलमोस्ट 100 रुपए की तेजी दिखा दी है, और प्रेजेंट लेवल से भी ऐसा लगता है कि और तेजी देखने को मिलेगी। स्टॉक में जो इमीडिएटली हमको लेवल समझ में आ रहे हैं, 925 से ये स्टॉक प्रेजेंटली लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है। ऊपर में ऐसा लगता है कि वापस ये 4 फिगर टच कर देगा, यानी 1000 के ऊपर के लेवल्स वापस इजिली और बहुत जल्दी दिखा सकता है शॉर्ट टर्म में ही। 1050 के ओवरऑल टारगेट मान के चले जस्ट डायल के अंदर, और नीचे में जब तक ये स्टॉक वापस अभी 860 ट्रेडिंग के लिहाज से ब्रेक नहीं करता है, तब तक तेजी का मोमेंटम इसमें बिल्कुल जारी रहेगा। तेजी करके चलना चाहिए प्रेजेंट लेवल्स पे भी। चलिए तेजी की पोजीशन लीजिए, यहाँ स्टॉक में और भी हरकत देखने को मिलेगी, ऊपर भागेगा शेयर। मुझे बताइए इंफ्रा कंपनियों में अमरीश, लैंडको, GMR, ये सब स्टॉक्स अब एक्टिव होने लगे हैं, कुछ लेंगे? इनफैक्ट मुझे लगता है कि आई थिंक GMR इज वन ऑफ द बेटर बाइज, क्योंकि ऑलरेडी वी हैव सीन दैट द परफॉर्मेंस हैज स्टार्टेड इंप्रूविंग टू सर्टेन एक्सटेंट, और उनके काफी एसेट्स है, अच्छे एसेट्स है। आई थिंक वी विल सी सम अमाउंट ऑफ स्ट्रेटेजिक सेल और अ कंप्लीट सेल also happening in that space, and clearly going ahead, I think the next 4-5 years, that's the time for the infrastructure
stocks and the sector, क्योंकि India clearly requires a lot of infrastructure. At the same time, we have these companies which have in fact proven themselves through execution in the last 4-5 years. तो मुझे लगता नहीं कि यहाँ से बहुत ज़्यादा downside है. And once we start seeing foreign investments flowing into the infra space, these prices would in fact look extremely cheap. तो मुझे लगता है कि at the current levels one should slowly start picking up the infra stocks. चलिए, इंफ्रा कंपनियों में तेजी करनी चाहिए. GMR इंफ्रा ये टॉप पिक रहेगा. अम्बरीश का इस समय स्टॉक देखिए अच्छी तेजी में 3% ऊपर. पेपर कंपनियों में हम देख रहे हैं थोड़ा सा इंटरेस्ट आया है. बिल्ट बलारपुर इंडस्ट्रीज 2% ऊपर. जेके पेपर में 2% की तेजी. यहां पर थोड़ा थोड़ा एक्शन अब बढ़ रहा है. चार्ट्स पर कोई ऐसे संकेत है कि और तेजी आएगी, क्योंकि ये दो टॉप ट्रेड्स हैं आज के. किरण, बिल्ट में थोड़ा सा अच्छा स्टॉक दिखाई दे रहा है, जहां पे थोड़ी सी अच्छी रुझान दिखाई दे रही है, और नेक्स्ट रेजिस्टेंस करीबन 19 का है. एक बार 19 लेवल ये क्रॉस कर दे तो इसमें आपको और भी तेजी देखने को मिल जानी चाहिए, क्योंकि इसने ये 19 रुपए का लेवल करीबन अक्टूबर और नवंबर में करीबन 10 बार टेस्ट किया है और क्रॉस करने में नाकामयाबी मिली है. अगर एक 19 रुपए क्रॉस कर देता है तो एक अच्छी मूव आपको देखने को मिल पाएगी, और मेरे ख्याल से अगला रेजिस्टेंस करीबन 24-25 के लेवल्स रहेंगे. तो रेजिस्टेंस लेवल्स क्रॉस करने के बाद मैं पोजीशंस लॉन्ग करने की सोचूंगा. ओके. इस बीच हमारी रिसर्च टीम बता रही है जो एक्शन हो रहा है. वरुण दुबे ने कहा है कि राइस शेयरों में बड़ी तेजी होती दिख रही है. तो राइस शेयर आपके सामने लेकर आते हैं. एलटी फूड, केआरबीएल और कोहिनूर फूड, ये 3 स्टॉक जहां पर आज फिर से तेजी होती दिख रही. तो देखिए, एलटी फूड 10% ऊपर है, एकदम सही पकड़ा है. और साथ ही केआरबीएल, कोहिनूर फूड आप देखिए 5% कोहिनूर फूड ऊपर है. तो इन सारे शेयरों में तेजी होती दिख रही है. शेयर खरीदेंगे या फिर राइस खरीदेंगे अम्बरीश? I think मुझे लगा बिरयानी खरीदेंगे. ऐसे पूछ रहे थे अनिल जी, सिर्फ राइस नहीं. One should be looking at I think buying rice, क्योंकि जो राइस का भाव है बासमती का स्पेशली काफी कम हो चुका है compared to in the last 2-3 years. सरप्राइज है कि अम्बरीश आप ये सब ध्यान रखते हैं. अम्बरीश के घर में जो मेन्यू है अब उसका अंदाजा पता लग गया है. तो फिलहाल शेयरों के बारे में क्या राय है? मुझे तो लगता नहीं कि इस लेवल पे भी लेना चाहिए, because clearly I do see margin pressures, especially when the prices have come down. तो उसके अगेंस्ट ये स्टॉक्स बढ़ रहे हैं. आई एम नॉट रियली फाइंडिंग अ लॉजिक. चलिए, तो फिलहाल इंतजार करें, स्टॉक्स बढ़ ले, एक्शन में हो. लेकिन आपके लिए एक्शन करने का वक्त थोड़े वक्त के बाद आएगा, जब ये स्टॉक थोड़े ठंडे हो जाएं, तब ज्यादा ठीक रहेगा. मधुसूदन सुमी, अनिल जैसे सुमित कह भी रहे थे कि यहाँ पर तेजी की पोजीशन लेनी चाहिए, भले ही बॉश के लिए नेगेटिव खबरें हो. सुमित, 290 पर आया है, क्या अब भी लॉन्ग करेंगे इसे? जी हर्षदा, बिल्कुल 290 का तो ये ब्रेकआउट लेवल आ रहा है इसका. जैसे ये थोड़ा सा इसको ब्रेक करेगा तो इसमें बहुत एक अच्छी खासी मेरे ख्याल से एक तेजी देखने को मिलेगी. मुझे इसमें आने वाले समय में एक बड़ी तेजी दिख रही है. मुझे लगता है मधुसूदन सुमी का जो फॉल आया था और जिसके बाद उसने जो कंसोलिडेशन किया है वो उसका बेस फॉर्मेशन हो चुका है. 290 का लेवल क्रॉस करते ही ये स्टॉक के अंदर 310 से 325, ये 2 मेरे टारगेट्स है जो मुझे इमीडिएटली अपने को देखने को मिल सकते हैं. तो जब तक अब ये वापस में 270-280 के लेवल नीचे में ब्रेक नहीं करता है, तब तक ये स्टॉक के अंदर इजीली आप आराम से तेजी कर सकते हैं. और प्रेजेंट लेवल पे इनफैक्ट तेजी का ट्रेड इनिशिएट कीजिए, जो कि मैं अभी देख रहा हूं. मुझे ऐसा लगता है कि आज हमको एक अच्छा खासा मूव देखने को मिल सकता है मदरसन सुमी के अंदर. बिल्कुल सही, एकदम परफेक्ट कैच है. और एक और जो इंफ्रा की भी बात कर रहे थे, आप देखिए जीएमआर इंफ्रा 4%, 4.5% ऊपर होकर इस वक्त टॉप गेनर है इस वक्त वायदा कारोबार में. इंडिया सीमेंट चलने लगा है, अदानी एंटरप्राइजेस चलने लगा. तो जहां खबरें हैं वहां पर एकदम परफेक्ट एक्शन है इस वक्त बाजार में. तो बेहतरीन एक्शन बन रहा है और बाजार भी लाल से हरे निशान में आने की कोशिश कर रहा है. तो हर लग वही रहता है कि जहां खुले वहीं शॉर्ट कवरिंग कर लीजिए, खरीदारी कर लीजिए, वो हो रहा है. अब इंट्राडे फटाफट एक बार चार्ट्स ले लेते हैं निफ्टी के. बताए किरण, क्या करें इस वक्त? 7838 स्पॉट लेवल है निफ्टी का. नहीं, बेसिकली मैंने सवेरे भी कहा था कि करीबन 7820 के करीब अगर मिलता है तो लॉन्ग करना चाहिए, इसके नीचे नहीं जाने की उम्मीद है. पर अभी अगर कुछ करना है तो 7860 के ऊपर ही करना चाहिए. 7860 अगर क्रॉस करता है तो बहुत बड़ी शॉर्ट कवरिंग आएगी आज के दिन में, और आपको 7882 से लेकर 7900 तक जाने की पूरी उम्मीद दिखाई दे रही है चार्ट के हिसाब से. ठीक बात है. तो ये है उम्मीद चार्ट पर तेजी की. तेजी होने के संकेत हैं. मिड कैप शेयर तो दे दिए हैं.
अब बैंक निफ्टी हरे निशान में आने की कोशिश कर रहा है, निफ्टी कोशिश कर रहा है, सेंसेक्स कोशिश कर रहा है, लेकिन 750 शेयर मजबूत है इस वक्त आज सुबह सुबह, और गिरने वाले शेयर महज 400, यानी कि हर एक कमजोर शेयर के सामने 2 शेयर मजबूती के साथ कारोबार कर रहे हैं। ये इस वक्त का रुझान आपके लिए, तो नजर रखिए उन शेयरों पर जहां पर तेजी का एक्शन बढ़ता नजर आ रहा है। और एक हर्षदा, जो आपने सही स्पॉट किया, और जो सुमित ने भी कहा, सुमित ये इस स्टॉक के लिए तो आपको दाद देनी पड़ेगी, क्योंकि अगर बॉश की इतनी खराब खबर के बाद भी आप कॉन्फिडेंस से ये कहते हैं कि मदरसन सुमी बढ़ेगा, तो मानना पड़ेगा। ये तो आज का स्टार परफॉर्मर हो गया, 3% ऊपर, 3.5% ऊपर, बहुत ही बेहतरीन कॉल मानना पड़ेगा। बधाई आपको। और फिलहाल आप सबसे विदा लेने का वक्त है। अम्बरीश, सुमित और किरण, आप सबका शुक्रिया हमारे लिए वक्त निकालने के लिए, और आप जाते जाते सेंसेक्स को हरे निशान में लेकर जा रहे हैं, इसके लिए भी आपका शुक्रिया। फिलहाल 3 पॉइंट ऊपर सेंसेक्स, 5 अंकों की ही कमजोरी बची है निफ्टी में, और वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद बाजार के जाने माने एक्सपर्ट अल्ट्रामाउंट कैपिटल के प्रकाश दीवान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेंगे बाजार पर उनकी राय और कई शेयरों पर भी इस ब्रेक के बाद। सीएनबीसी आवाज जल्द शुरू कर रहा है एक नया कॉन्टेस्ट, इंडियन एडवाइजरी लीग। इस लीग के जरिए हम तलाश कर रहे हैं देश के बेहतरीन रिसर्च एनालिस्ट की। अगर आप भी सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर, एनालिस्ट या एडवाइजर हैं, तो आपके पास भी मौका है अपनी सलाह से ट्रेडिंग की दुनिया पर छाने का और ढेरों इनाम जीतने का। ये लीग इंडियन एडवाइजरी लीग.com का प्लेटफॉर्म है, जिसमें रजिस्टर होने के बाद कोई भी ब्रोकर या एडवाइजर इक्विटी, कमोडिटी और करेंसी में ट्रेडिंग टिप्स दे सकता है। इसके बाद उनकी सलाह के आधार पर होने वाले सौदों की ट्रैकिंग होगी और उनकी रेटिंग भी होगी, और हर कैटेगरी में सबसे बेहतर रिटर्न देने वाले विजेता को मिलेगी शानदार ऑडी कार। भारतीय बाजारों में आज शुरुआत थोड़ी सी ढीली रही है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की ओर से कुछ खास तेजी का संकेत नहीं था, लेकिन अब कोशिश बाजार यही कर रहा है कि हम 7,850 के ऊपर निकले। सेंसेक्स आपके सामने एकदम सपाट, सिर्फ 1 पॉइंट नीचे। वहीं निफ्टी देखिए 6 अंकों की गिरावट दिखा रहा है। मिड कैप शेयरों की हालत आज थोड़ी सी बेहतर है। ये इंडेक्स करीब 20 अंक ऊपर है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो आपके लिए हाजिर करते हैं, क्योंकि आज छोटे मझौले शेयरों में एक बार फिर तेजी देखने को मिली है। तो मेरी स्क्रीन पर मुझे साफ दिख रहा है कि 800 बढ़ने वाले शेयरों के सामने लगभग 400 स्टॉक्स है जहां पर कुछ बिकवाली हो रही है, यानी कि ज्यादा तेजी के सौदे आज साफ दिखाई दे रहे हैं। और इस तेजी के सौदों में जो छोटे मझौले काउंटर्स में दिखे हैं, उसका कितना फायदा आप भी उठा सकते हैं एक रिटेल निवेशक के तौर पर, उस पर बात करते हैं। प्रकाशदीवान.in के प्रकाश दीवान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रकाश, स्वागत है आपका। बहुत ही सीमित दायरे में कारोबार हो रहा है, एक्सपायरी का हफ्ता, कल छुट्टी। क्या ये सही टाइम है छोटे मझौले शेयरों को लेने का? हर्षिता, जो हम देख रहे हैं मार्केट में अभी जो ट्रेंड, उसमें एक चीज बहुत क्लियर है कि जो एग्जिट्स एफआई की तरफ से जो आंकड़े आते हैं और जिससे थोड़ा डर और एक संदेह का माहौल जो मार्केट में बनता है, वो लार्ज कैप को लेके ज्यादा है। तो मैंने अभी तक ऐसी कोई गिरावट मिड कैप्स में नहीं देखी जिसकी वजह से चिंताजनक हो। उल्टा ये चीज है कि अगर कोई इंटरेस्ट रेट के घटने से इम्प्रूवमेंट अर्निंग्स पे अगले क्वार्टर में आएगा, इस क्वार्टर में तो कोई नहीं आया है, पर अगले क्वार्टर में आएगा, तो मिड कैप से काफी प्रोमिनेंटली दिखेगा वो आपको। तो डेफिनेटली वैल्यू बाइंग जो है वो मिड कैप्स में ही होगी। लेकिन ये नहीं कि हर एक मिड कैप अच्छा है और ले लें, लेकिन जो वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव से अभी भी रीजनेबली वैल्यूड है, उनको लें, उनको एक्यूमुलेट करें, और मौका देगा मार्केट आपको हमेशा कोई ना कोई 5-7% डिप का। तो उसमें डेफिनेटली एक्टिव रहे। ये ना हो कि जिस दिन मार्केट गिरे तो अगले दिन की वेट करें, जो टिपिकली आजकल हो रहा है। जिस दिन मार्केट गिरता है लोग नेक्स्ट डे की तैयारी करते हैं और उस दिन वापस गैप अप हो जाता है। सो दैट विल कंटिन्यू टू हैपन, क्योंकि दिसंबर तक ये वॉलेटिलिटी अच्छी खासी रहेगी। बट वैल्यू बाइंग ऑन डिप्स डेफिनेटली मिड कैप में होना चाहिए। चलिए, मिड कैप में वैल्यू बाइंग होनी चाहिए, और ऐसी 2 बेहतरीन वैल्यू बाय जो आपको दिख रही है, उसी पर पहले मैं आपसे राय ले लूं। कोरेल लैब, इस कंपनी के बारे में बताइए, क्यों पसंद है आपको और
निवेश के लिहाज से क्या यहाँ पर अच्छे मौके हैं? बिल्कुल, इसमें देखिए फार्मा स्पेस में चाहे जितनी भी अच्छी परफॉर्मेंस बड़े कंपनीज की रही हो, लोगों को काफी इन्वेस्टर्स को ये एक फीलिंग है कि हम रह गए, अच्छे फार्मा स्टॉक नहीं ले पाए और इतने वैल्यूएशन ऊपर हो चुके हैं। और नो डाउट जो लार्ज फार्मा कंपनीज हैं, रैनबैक्सी, डॉक्टर रेड्डीज का नाम वैसे नहीं लूंगा, पर जो बड़ी कंपनी है उनमें समावेश उसका डेफिनेटली होता है, ग्लेनमार्क, सिप्ला, इन सब के वैल्यूएशन 35-40 टाइम्स चल रहे हैं। तो मैंने ये कोशिश की कि कोई ऐसी फार्मा कंपनी ढूंढे जहां पे दो चीज ना हो, एक तो महंगाई, मतलब उसमें जो एक्सपेंसिव नेचर है उसका वो ना महंगा ना लगे स्टॉक वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव से, और दूसरा जहां यूएस रेगुलेटरी इंपैक्ट नेगेटिव ना हो। वो जो झटका जब लगता है तो वो अच्छे खासे फार्मा स्टॉक्स की कमर तोड़ता है। तो ये कंपनी ऐसी है जो पिछले काफी सालों से 20-25 सालों से डोमेस्टिक मार्केट में बहुत वो है एक्टिव, और इन्होंने सारी रेंज जो है अपनी प्रोडक्ट्स की वो बढ़ाई, यहां तक कि प्रिस्क्रिप्शन ड्रग से लेके ओटीसी तक है। ये दे एक्चुअली मेक नेजल ड्रॉप्स, आई ड्रॉप्स, ईयर ड्रॉप्स, इंजेक्टेबल्स, विटामिन सप्लीमेंट्स, प्रोटीन सप्लीमेंट्स, एंड ऑफ कोर्स अ लॉट ऑफ ड्रग्स लाइक एंटी बैक्टीरियल, एंटीबायोटिक्स, एंटी हिस्टामिक, सब कार्डियक ड्रग्स भी बनाते हैं। तो कॉम्प्लेक्स उनका रेंज है और सारा R&D से है, तो कोई कोलैबोरेशन नहीं है, कोई रॉयल्टी नहीं देनी पड़ती, तो एफिशिएंटली बड़ा मैनेज किया है इन्होंने, एंड मार्जिन इसमें बहुत अच्छे इन्होंने मेंटेन किए। इट्स अ स्मॉल यूनिट नेक्स्ट टू बड़ौदा के पास है, मैंने देखा है यूनिट भी बहुत अच्छी तरह रन होता है। क्योंकि इनको यूएसएफडी अप्रूवल या वो नहीं लेना, तो उस टाइप के खर्चे भी इनके नहीं है जो दिखाना पड़ता है और काफी चीजें कंप्लाई करनी पड़ती हैं। उस वजह से आप देखिए इनका EPS 26 रुपए है, और आज जो मार्केट जो रेट चल रहा है 450 के आसपास, तो वहां पे ये आई थिंक इट शुड बी डिस्काउंटेड 16 टाइम्स पिछले साल के EPS का। इस साल वो बोल रहे हैं 20-22% आराम से ग्रो कर पाएंगे, तो उस हिसाब से लिहाज से ये 13 टाइम्स आपको मिल रहा है। जबकि बड़ी कंपनी जैसे मैंने कहा सिप्ला 32 पे है, ग्लेनमार्क 34 पे है, तो वहां उस हिसाब से इसमें अच्छा खासा ग्रोथ मिल सकता है और थोड़ा सा सेफ फार्मा बेट रहेगा। क्योंकि आपने कहा R&D कंपनी काफी ज्यादा करती है, तो इसी पर मैं एक सवाल आपसे जोड़ना चाहूंगी। जो सरकार प्लान कर रही है, फिर CBDT की जो सिफारिशें हैं कि 200% जो एग्जेम्पशन मिल रहा है उसको 100% कर दिया जाए, ये एक छोटी कंपनी है, इनको फायदा मिलता है, क्या उसके फाइनेंशियल्स पर असर पड़ेगा, कंसिडरिंग आपने इतनी रिसर्च की है स्टॉक पर? नहीं, डेफिनेटली पड़ता है। इनफैक्ट दैट इज अ वरी, क्योंकि टैक्स एग्जेम्पशंस नेचुरली एवरीबडी लाइक, जिसको भी मिलते हैं फायदा है, और उससे आपकी जो एफिशिएंसी ऑफ कॉस्ट है, जो खर्चा जो कर रहे हैं उसको आपका पेबैक है वो बहुत एफिशिएंट रहता है। लेकिन इन कंपनीज की एक जो फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, क्योंकि ये कोई मल्टीनेशनल नहीं है कि अप्रूवल आते आते स्ट्रैटेजी चेंज होते 6 महीने लग जाएंगे। इनका ये मानना था कि हम R&D में अगर कम करते हैं तो हो सकता है कॉर्पोरेट टैक्स में हमको कहीं फायदा हो जाए, हो सकता है हम SEZ में अब ज्यादा एक्टिव हो जाए। सो दे हैव प्लान्स, उन्होंने ये तैयारी रखी हुई है, तो हो सकता है उसका इतना नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। चलिए, ये है पहली पिक, पहली पसंद प्रकाश की। वो कह रहे हैं कि कोरल लैब 550 तक जा सकता है शेयर, काफी उम्दा परफॉर्मेंस दिखेगा आने वाले समय में। स्टॉक देखिए आज 5% ऊपर है। इसके अलावा आपने केमिकल कंपनी चुनी है, तिरुमलाई केमिकल, इसके बारे में बताइए, क्या ट्रिगर्स हैं कि यहाँ पर आपको लगता है कि ये स्टॉक अच्छे रिटर्न देगा? एक ये क्षेत्र ऐसा रहा है जिसमें एक्सपोर्ट्स को लेके काफी पॉजिटिविटी बनी हुई है, क्योंकि हम ना इसमें चाइना से compete करते हैं, क्योंकि बैच मोड में बनते हैं केमिकल्स, कोई बल्क में बनते नहीं है, और चाइना उस वजह से इससे बाहर रहता है। यूरोप में रिस्ट्रिक्शंस काफी होने की वजह से वहां भी प्रोडक्शन नहीं होता, और साउथ अमेरिका में केमिकल्स जनरली शुरुआत ही नहीं हुई है केमिकल प्रोडक्शन की इतनी। तो इंडिया को एक स्वीट स्पॉट मिल चुका है जो एक्सपोर्ट में अच्छा खासा जहां पे फायदा हो रहा है। दूसरा इसमें यह है कि इस बार जो पिछले 1 साल में क्रूड की जो गिरावट की वजह से फायदे हुए, उसमें कई हाइड्रोकार्बन बेस्ड जो डेरिवेटिव्स जिनको कहते हैं, बेंजीन बेस्ड केमिकल, उसकी भी कॉस्ट कम हो जाती है, क्योंकि वो भी उसी श्रेणी में से बनाए जाते हैं हाइड्रोकार्बन के उसमें। सो वहां पे इन्होंने इनपुट कॉस्ट का पूरा फायदा लिया। ये बनाते हैं थैलिक एनहाइड्राइड करके एक एसिड होता है, मैलिक एसिड है, फ्यूरामिक एसिड है, जो अलग अलग चीजों में एप्लीकेशन रहती है। इनका फूड प्रोडक्ट्स में भी रहती है, जैसे आप कोई भी जूस पीते हैं तो उसमें एक एसिडिक रेगुलेटर रहता है, तो उस टाइप की चीजें ये लोग बनाते हैं। एंड दोज आर वेरी, जिसको कहते हैं ना, इनका अशोर्ड मार्केट है, इसमें कोई मार्केट में हलचल ज्यादा होती नहीं। FMCG है, पेंट्स है, प्लास्टिक्स है, हर जगह इनके केमिकल्स यूज होते हैं। डाइवर्स बेस है कस्टमर बेस, उस वजह से इसमें वॉलेटिलिटी नहीं रही है, कोई एक स्लम्प सा इनको नहीं आया। और दूसरा, इनके प्लांट्स काफी वेल एस्टैब्लिश और अच्छे स्केल्ड अप है, तो एफिशिएंसी बहुत है। और फाइनेंशियल्स देख लीजिए तो उससे आपको साफ जाहिर हो जाएगा कि पिछले साल के EPS के कंपैरिजन में जो 13 रुपए था, इस फर्स्ट हाफ में ऑलरेडी 26 रुपए का EPS आ चुका है।
तो अगर इस रफ्तार से भी कंपनी ग्रो होती रही तो 48-50 रुपए मेरे हिसाब से ईपीएस होना चाहिए, और वहां पे ये स्टॉक सिर्फ 4 या 4.5 टाइम्स आपका डिस्काउंटिंग हो रहा है। तो बहुत ही उम्दा कंपनी है, गुड सब्सिडरीज, गुड मैनेजमेंट और अच्छे वैल्यूएशन मिल रहा है। ओके, तो ये राय इन दो शेयरों पर निवेश के लिहाज से तिरुमलाई केमिकल्स और साथ ही कोरल लैब, यहाँ पर प्रकाश खरीदारी करना चाहते हैं। प्रकाश, कोई डिस्क्लोजर्स आपके? क्लाइंट्स को हम डेफिनेटली हम लोग ये स्टॉक्स भी रेकमेंड किए हैं, बट पर्सनली मेरी कोई पोजीशन नहीं है। शुक्रिया आपका हमें ये दो बेहतरीन पिक्स देने के लिए और साथ ही बाजार पर अपनी राय देने के लिए। बाजार इस बीच रिकवरी के मूड में है और कमजोर शुरुआत के बाद हरे निशान में लौटने की कोशिश करते हुए लेंगे एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद हमारा फोकस होगा दो चीजों पर। पहला तो है फाइजर, जिस स्टॉक में आज आप देख रहे हैं बड़ी तेजी होती है और जो डील हुई है फाइजर की एलर्जिन के साथ, उसका फायदा यहां शेयर को मिल रहा है 5%। एक्चुअली हर्षला वहां शेयर नीचे ही रहा है और यहां ऊपर बढ़ रहा है, तो इंडियन वहां पर मैं पढ़ रही थी एक रिपोर्ट कि कुछ लोग यूएस में कह रहे हैं कि टैक्स अवॉइड करने के लिए मर्जर हो रहा है, तो एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट होगी। मेरे ख्याल में वो आज शाम में जब अमेरिकी मार्केट्स खुलेंगे तो वहां पर कुछ और अपडेट्स आएंगे, तब तक भारतीय बाजारों में फायदा मिल रहा है स्टॉक। तो फाइजर पर हम बात करेंगे और साथ ही चार्ट्स पर क्या सिचुएशन है, किस तरफ बाजार जाएगा, ऊपर ब्रेकआउट होगा या नीचे ब्रेकडाउन होगा, इस पर भी राय लेंगे बाजार के जाने माने टेक्निकल एक्सपर्ट सुदर्शन सुखानी भी जुड़ेंगे हमारे साथ एक छोटे से ब्रेक के बाद। हरे निशान में लौटते हुए बाजार 15 अंक ऊपर है। सेंसेक्स और निफ्टी एकदम शांत कारोबार करता हुआ दिखा है। मिड कैप शेयर थोड़ी मजबूती बढ़ाने की कोशिश और वैसा ही रुझान दिखेगा बैंक निफ्टी में भी इस वक्त, और ये रुझान बाजार में इस वक्त आपको दिखेगा थोड़ी थोड़ी रिकवरी का, दिन के उच्चतम स्तरों की तरफ बढ़ते हुए दिख रहे हैं सेंसेक्स और निफ्टी। बैंक निफ्टी भी, जिसे अब बैंक निफ्टी के बजाय निफ्टी बैंक इस नाम से जाना जाता है, क्योंकि जितने भी एनएसई के इंडेक्स हैं वो सारे इंडेक्स अब बदल गए। पहले सीएनएक्स के नाम से आते थे, अब सिर्फ निफ्टी के नाम से। सारे जितने सेक्टर इंडेक्स आप देखेंगे पहले निफ्टी होगा और उसके बाद सेक्टर का नाम होगा। जैसे कि आप देखिए निफ्टी मिड कैप, जैसे कि आप देखेंगे तो निफ्टी एफएमसीजी, निफ्टी फार्मा, निफ्टी ऑटो, ये सारे अब इस तरह से नाम आ रहे हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिए कि अब बैंक निफ्टी नहीं आता है, निफ्टी बैंक आता है। लेकिन फार्मा स्टॉक्स आज एक्शन में है हर्षला? जी हाँ, यहाँ पर अनिल सबसे ज्यादा हरकत देखने को मिली है। आप देखिए छोटे मझौले काउंटर्स में थोड़ा बहुत इजाफा देखा जा रहा है, लेकिन एक नेगेटिव खबर आ रही है। आज हमने देखा भी है डॉक्टर रेड्डी जैसा शेयर कुछ हल्की गिरावट के साथ कारोबार करता हुआ दिखाई दिया, 0.5% के नीचे है। सन फार्मा में हल्की नरमी देखने को मिल रही है। डेवलपमेंट ये है कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस यानी कि सीबीडीटी, इन्होंने एक प्रस्ताव भेजा है कि कॉर्पोरेट टैक्स को कम किया जाए, और उसमें जो पहला कदम वो उठाएंगे जो कंपनियों को R&D पर, साइंटिफिक रिसर्च पर, डेवलपमेंट पर जो टैक्स एग्जेम्पशन मिलती है, टैक्स पर छूट मिलती है, वो अब 200% की है, उसको आधा करने का इरादा है, 100% करने का इरादा है। इसका असर आप देखेंगे फार्मा कंपनियों पर दिखेगा, क्योंकि R&D के लिहाज से वो काफी ज्यादा निवेश करती हैं। ऑटो कंपनियां भी यही कर रही हैं। सरबजीत कौर नागरा हमारे साथ जुड़ रही है, एंजल ब्रोकिंग की वाइस प्रेसिडेंट रिसर्च, जो ट्रैक करती है फार्मा सेक्टर एक्सक्लूसिवली। सरबजीत, बताइए क्या इम्पैक्ट रहेगा इसका? और हमने देखा है सभी कंपनियों की, चाहे वो आप डॉक्टर रेड्डीज देखें, सन फार्मा देखें, बायोकॉन देखें, R&D कॉस्ट हर क्वार्टर में काफी ज्यादा रहते हैं। अगर इनको एग्जेम्पशंस नहीं मिलेंगे, क्या बड़ा झटका रहेगा? हाँ, देखिए डेफिनेटली जो एग्जेम्पशन लेवल अभी है उससे अगर कम होगा तो डेफिनेटली उनको एक हिट तो जरूर लगेगा। R&D के अलावा ऐसे कई सारे टैक्स बेनिफिट्स कंपनीज को मिलते हैं, तो नेट हर कंपनी का इम्पैक्ट अलग होगा, बट डेफिनेटली एक हिट तो लगभग ऑलमोस्ट 3 to 4% EPS पे तो पड़ ही जाएगा, जहाँ तक हमारा मानना है। और क्या एस्टिमेट 3 से 4% आप कह रही हैं EPS पर असर देखने को मिलेगा, यानी कि अर्निंग पर शेयर कम होगी इन कंपनियों की। सरबजीत, क्या आपको लग रहा है कि ये दिग्गज कंपनियों पर ज्यादा बुरा असर पड़ेगा या फिर छोटी मझौली कंपनियां भी उसी तरह से दबाव में आ सकती हैं? देखिए जैसे मैंने कहा, हर कंपनी का टैक्स एग्जेम्पशन के कई लेयर्स हैं, कई SEZ के भी लेते हैं, तो जहाँ तो मेरा मानना है ओवरऑल तो इतना इम्पैक्ट पड़ेगा नटशेल में।
लेकिन मोस्टली लार्ज कैप्स से ज्यादा हुआ क्योंकि उनका R&D स्पेंड जो है कंपेयर टू मिड कैप कंपनीज से है, उससे ज्यादा ही होता है। मुझे याद है पिछले क्वार्टर में डॉक्टर रेड्डीज का R&D पर खर्च काफी ज्यादा था। आज शेयर देखिए 1% आधे % तक टूटा है, क्या और गिर सकता है? देखिए फिलहाल तो हमें लगता है कि ज्यादा से ज्यादा 1% और जा सकता है, उससे ज्यादा नहीं गिर सकता। शुक्रिया सरबजीत आपका ये क्विक एनालिसिस देने के लिए। लेकिन अब आगे बढ़ते लेते हैं चार्ट्स पर बाजार की क्या सिचुएशन अभी बन रही है, क्योंकि बाजार बड़ी टाइट रेंज में फंसा हुआ है। न 7,800 के नीचे पहुंच जाता है, न 7,900 के ऊपर निकलने की तैयारी में। तो शॉर्ट टर्म चार्ट्स में भी देखेंगे क्या संकेत है, और थोड़े लंबे चार्ट्स पर भी लेंगे राय। देश के सबसे बेहतरीन टेक्निकल एक्सपर्ट S2Analytics.com के सुदर्शन सुखानी हमारे साथ इस वक्त कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। सुदर्शन जी गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। सर ये जो पहले छोटे चार्ट्स की बात करूं, ये 7,800 7,900 के दायरे में हम इतने दिनों से फंसे हैं, आपको क्या लगता है किधर निकलेंगे पहले? जी नमस्कार। मुझे लगता है कि ये दायरा जब टूटेगा तो जिस तरफ भी टूटेगा अच्छी हमको मोमेंटम से और कोई न कोई प्रॉफिट्स मिलने का मौका पड़ेगा। किस तरफ जाएगा ये कहना मुश्किल है, पर जो अंदाज लग रहा है इस दायरे के पहले ना हमारा एक ट्रेडिंग रेंज था 7700 पर, हम बार बार 2-3 बार जाके रुक गए थे, तो वहां सपोर्ट है, और 7850 पर हम रुक रहे थे। तो 2 दिन पहले शुक्रवार को हमने 7850 का जो एक रेजिस्टेंस था उसको तोड़कर ऊपर की तरफ और एक चाल ली थी, वो सस्टेन नहीं की, वहां से सेलिंग आ गई, पर एक बार ब्रेकआउट ऊपर की तरफ हुआ था। तो मेरी राय तो अभी तक यही समझ में आती है कि आज नहीं तो कल ब्रेकआउट जो होगा, कल तो छुट्टी है, 7850 के ऊपर ही होगा। कितना ऊपर जाएगा ये कहना मुश्किल है, पर अल्प अवधि के जो व्यापारी है, शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं, उनको इस समय बुलिश बायस रखना चाहिए, थोड़ा सा हल्का तेजी की तरफ रहना चाहिए। चलिए, आप कह रहे हैं हल्की तेजी। अब इस हल्की तेजी में अगर कोई इस समय पोजीशन लेता है, आपको क्या लग रहा है 7950 एंड बियॉन्ड के लेवल्स दिखेंगे? वो ऐसा लगता तो है, 7950 के बियॉन्ड 8000 8050। देखिए ये कोई कह नहीं सकता हम कहां पहुंचेंगे, हो सकता है काफी ऊपर चले जाए, हो सकता है थोड़ा ही ऊपर जाके रुक जाए। इसलिए अभी राय ये है कि ये मान के चलिए कि बाजार कहीं जाकर रेजिस्टेंस लेगा। 500-700 पॉइंट की तेजी नहीं है, पर जो भी तेजी मिलेगी, जो भी प्रॉफिट्स अभी मिलेंगे वो हल्की तेजी की साइड में ही मिलेंगे, शॉर्ट में नहीं मिलेंगे। चलिए, तो एक राय तो आपने साफ कर दी कि तेजी का रुझान रखना चाहिए अगर एक डायरेक्शन लेना है। अब मैं आपसे ये सवाल पूछूं कि अगर मैं 7,700 के आसपास अपना स्टॉप लॉस लगाऊं, तो क्या 8,300 8,350 तक के टारगेट दिसंबर के महीने के लिहाज से 4-6 हफ्तों के हिसाब से रखना ठीक है क्या? देखिए इस प्रश्न का जवाब है ना, आपका प्रश्न थोड़ा हाई रिस्क प्रश्न हो गया, क्योंकि मैं सोचता हूं 8,300 आ सकता है, तो ये तो प्रश्न का जवाब हो गया। और आप भी जानते हैं अनिल जी कि आएगा या नहीं आएगा ये मार्केट के ऊपर। ये बात तो सही है, बिल्कुल हम एक अंदाज लगा सकते हैं कि डायरेक्शन किस तरफ है उस लिहाज से। अच्छा सुदर्शन जी, फिर यहां पर मुझे ऐसा लग रहा है कि फिर भी आसान है, क्या बैंक निफ्टी में डायरेक्शन का अंदाजा लगाना ज्यादा मुश्किल है? और यदि हाँ तो फिर बैंक निफ्टी में आपको क्या नजर आ रहा है, क्या ट्रेडिंग रेंज आप देख रहे हैं बैंक निफ्टी की? नहीं, बैंक निफ्टी अगर चलेगा निफ्टी तो बैंक निफ्टी को आउट परफॉर्म करेगा। बैंक निफ्टी के चार्ट ज्यादा अच्छे हैं। और बैंक निफ्टी में सबसे मजेदार बात ये हो रही है कि धीरे धीरे करके PSU बैंक्स बॉटम आउट कर रहे हैं। बहुत सारे PSU बैंक्स के चार्ट ये बता रहे हैं कि वहां सिर्फ शॉर्ट टर्म व्यू नहीं, पोजिशनल व्यू भी लेके चलना चाहिए। अच्छा, तो मैं PSU बैंक्स में जो आप कह रहे हैं कि बॉटम आउट होने की प्रोसेस दिख रही है, मुझे SBI और बैंक ऑफ बड़ौदा पसंद आ रहे हैं। आप सहमत हैं या फिर आपको कोई दूसरे अच्छे स्टॉक्स दिखते हैं इसमें? नहीं, ये दोनों आप जो कह रहे हैं ये दोनों नाम बिल्कुल हमारी लिस्ट में भी है। इसके अलावा देखिए PNB में वही पैटर्न बन रहा है बुलिश, आंध्रा बैंक जो कि एक छोटा बैंक है, सिंडिकेट बैंक जो पहले ही भाग चुका है, और यूको बैंक जहां फिर वैसे ही बॉटमिंग आउट पैटर्न्स बन रहे हैं। कुछ PSU बैंक ऐसे हैं जो बिल्कुल मंदी में है, तो अब इस बार PSU बैंक्स में भी है ना छटाव हो गया। अच्छे बैंक्स हैं जहां चार्ट्स अच्छे बन रहे हैं, IOB है या फिर बैंक ऑफ इंडिया है जहां की चार्ट्स बहुत में अभी भी मंदी है, पर अच्छे बैंक्स पर ध्यान दीजिए। चलिए, तो ऐसे दिग्गज बैंकों पर ज्यादा फोकस करेंगे, लेकिन आज के जो टॉप परफॉर्मर्स हैं उस पर मैं फटाफट आपकी राय लेना चाहूंगी सुदर्शन। मदरसन सुमी, अब ये स्टॉक 6% भाग गया है 300 के ऊपर।
क्या आपको लग रहा है यहाँ पर अगर कोई खरीदारी करता है और पैसे बनेंगे? नहीं, मदरसन सुमी आज 6% ऊपर है। साथ में डिस्क्लोजर है कि मेरे पास इसकी पोजीशंस है, लॉन्ग पोजीशंस है, और मैं यही सोच रहा हूं कि और ऊपर जाएगा, पर 300 के बाद है ना, जो ये इसने अभी जो गति ली है, हो सकता है यहाँ ये कंसोलिडेट करे, पर इसका फाइनल टारगेट 350 दिखाई पड़ता है। तो क्या इस 300 पर आप खरीदेंगे या फिर 300 के नीचे अगर फिर देखे तब एक बेटर पोजीशन है लेने की? नहीं, अगर आप कुछ दिनों के लिए, कुछ फ्यू वीक्स के लिए पोजीशन लेना चाहते हैं तो 300 पर भी ले लीजिए। हो सकता है 290 आ जाए, पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। धीरे धीरे करके 350 तक जाना चाहिए इसको। अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं तो 6-7% की तेजी के बाद आप कुछ कर नहीं सकते हैं, आपको करेक्शन के लिए रुकना ही पड़ेगा। ये जो आप कह रहे हैं ना सुदर्शन की मदरसन सुनी में जो आपने डिस्क्लोजर दिया कि आपकी पोजीशन है, एक्चुअली आप दिल्ली में, अगर आप मुंबई में होते हैं और चूंकि कल छुट्टी थी तो मैं आज आपसे पक्का ट्रीट लेता कि अगर आपका स्टॉक 6% ऊपर है तो फिर पार्टी तो बनती है बिल्कुल। हाँ जी, ये कभी कभी बनती है, ज्यादा अगर स्टॉक नीचे ही रहते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, ये आप गलत कह रहे हैं, मैं नहीं मानता। ज्यादातर स्टॉक आपके ऊपर रहते हैं या फिर सही डायरेक्शन में रहते हैं जो आप कहते हैं। लेकिन जो स्टॉक आपको ऐसा लग रहा है कि निफ्टी में तेजी की लीडरशिप ला सकते हैं, क्योंकि अब जब रेंज बाउंड है, कौन से वो 1-2 स्टॉक पर नजर रखें जिनमें लगे कि तेजी अच्छी बनती दिख रही तो वो निफ्टी का ऊपर ब्रेकआउट करा देंगे, वो बताइए। नहीं, ऊपर ब्रेकआउट तो होगा नहीं। हम तो है ना 8300 की बात कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा निफ्टी 8200, 8300, 8350 जाए। ये ऊपर का ब्रेकआउट नहीं है, ये ट्रेडिंग रेंज में ही है। पर कौन से शेयर ऐसे हैं जो कि अब यहाँ 7850 से निफ्टी को 400 पॉइंट ले जाएं? उसमें रिलायंस और जो शेयर्स हम बिल्कुल भूल गए, आईटी के शेयर्स डीप करेक्शन में है, ये करेक्शन खत्म होकर ऊपर जाएंगे। ये 2 सेक्टर, ये रिलायंस अपने आप में एक सेक्टर है और आईटी, ये दोनों लेके जाएंगे ऊपर। चलिए, ऑयल एंड गैस का दिग्गज और टेक्नोलॉजी शेयर ये बाजार को ऊपर की तरफ खींच सकते हैं, इसीलिए सुदर्शन कह रहे हैं 8000 के ऊपर के लेवल जरूर दिखाई देंगे। शुक्रिया सुदर्शन, हमारे लिए समय निकालकर अपनी राय देने के लिए। तो गैप से नीचे खुलने के बाद खुलते ही खरीदारी की राय अभी तक तो ठीक सही साबित होती दिख रही। उम्मीद करें कि ये जो रिकवरी आई 7900 की तरफ निफ्टी को जरूर लेकर जाए। फिलहाल पहला सौदा में आज के लिए इतना ही। इक्विटी मार्केट में तेजी जरूर है, लेकिन कमोडिटी मार्केट में क्या ओपनिंग अच्छी रहेगी? कल की बिकवाली के बाद इसी पर नजरें रहेंगी हमारी। आशीष हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष, नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। और जिस तरह से अर्ली एशियन कामकाज हो रहा है, मजबूती के कुछ इंडिकेशंस तो आ रहे हैं, हल्की ही सही लेकिन कुछ अपटिक्स हैं। लेकिन सबसे पहले आपको क्विकली राउंड अप दे दूं। अगले हफ्ते ओपेक की अहम बैठक है और इससे पहले कच्चे तेल में कल की गिरावट आज तेजी में बदल गई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट का दाम फिर से $45 के पार चला गया है। वहीं नाइमेक्स पर भी आधे % ऊपर कारोबार हो रहा है। दरअसल सऊदी अरब के तेल मंत्री की ओर से बयान आया है कि वे मार्केट में स्टेबिलिटी लाने की कोशिश कर रहे हैं। इस बीच डॉलर 8 महीने का ऊपरी स्तर छूने के बाद थोड़ा नीचे आया है। ऐसे में सोने की चमक बढ़ गई है। हालांकि कॉमेक्स पर $1070 पर अभी भी पिछले 6 साल के निचले स्तर के पास कारोबार कर रहा है। वहीं चांदी में भी अभी भी दबाव है क्योंकि बेस मेटल्स में कमजोरी बनी हुई है। एलएमई पर कॉपर और जिंक 6 साल के निचले स्तर पर है। वहीं निकेल का दाम करीब 12 साल का निचला स्तर छू सका है। एग्री कमोडिटीज में कल तेज गिरावट आई थी, लेकिन आज चूंकि शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड पर सोयाबीन में हल्की बढ़त है और डॉलर के मुकाबले रुपए में हल्की रिकवरी आई है, ऐसे में देखते हैं घरेलू कमोडिटी मार्केट की शुरुआत किन लेवल्स के आसपास होती है। लेकिन फोकस में आज वो कच्चा तेल रहने वाला है, जैसे कि हम हाईलाइट भी कर रहे थे। शुरुआती जो एशियन ट्रेड्स में क्रूड के फ्यूचर्स हैं आपकी स्क्रीन्स पर, ब्रेंट हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वो भी अमूमन आधे % के आसपास का उछाल दिखा रहा है। 22 सेंट्स ऊपर $45 के पार इस समय कामकाज हो रहा है। क्यों ये तेजी आ रही है, क्विकली वो समझा दूं आपको। सऊदी अरेबिया अब चाहता है कि ऑयल की कीमतों में स्टेबिलिटी, ऑयल की कीमतों में स्थिरता लाई जाए। कल सऊदी की कैबिनेट की एक बैठक थी जिसमें उन्होंने कहा है कि वो ओपेक यानी कि ऑयल प्रोड्यूसिंग जो इकोनॉमीज हैं और नॉन ओपेक, इन दोनों कंट्रीज के साथ, इन दोनों ग्रुप्स के साथ बातचीत करना चाहता है, मार्केट में कीमतों में स्टेबिलिटी और स्थिरता लाना चाहता है। ये स्टेटमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगले ही हफ्ते जैसे हम हाईलाइट कर रहे हैं ओपेक की ऑल इंपॉर्टेंट बैठक होने वाली है और इसलिए आप देख रहे हैं कच्चे तेल की कीमतें बढ़ती हुई। ये इंपॉर्टेंट इसीलिए भी है कि सऊदी अरेबिया वो कंट्री थी जिसने 2014 में लीड करा था। तब उन्होंने कहा था मार्केट शेयर के गेंद लड़ाई होने वाली है।
उस पर ज्यादा फोकस होगा और प्राइस को तवज्जो नहीं दिया गया था, कोई सप्लाईज में कट नहीं किए। अब उसी की तरफ से स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। मैं डिटेल में आगे समझाऊंगा आपको, लेकिन इस बीच मार्केट की शुरुआत होती हुई कच्चा तेल सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर आएगा। कल आपको याद होगा मैंने हाईलाइट कहा था, वेनेजुएला के ऑयल मिनिस्टर का एक स्टेटमेंट आया था। उन्होंने कहा था अगर ओपेक नहीं मूव करता, प्रोडक्शन कट्स नहीं होते, प्राइस में स्टेबिलिटी लाने की कोशिश नहीं की जाती, तो मिड 20s यानी कि $25 के आसपास कच्चे तेल की कीमतें आपको 2016 में देखने को मिल सकती हैं। हालांकि ये ऊपरी स्तरों से दबाव क्यों है कच्चे तेल में? दो वजहें। एक तो डॉलर मजबूत हो रहा है, डॉलर इंडेक्स ऑलमोस्ट 100 के लेवल्स के आसपास कामकाज करता हुआ, और एक्सपेक्टेड है कि आज फिर से जो इन्वेंट्री डेटा आएगा यूएस में, उसमें स्टॉक्स बढ़ते हुए नजर आएंगे, इसीलिए आप वो मोमेंटम सस्टेन नहीं हो रहा। कच्चा तेल आपकी स्क्रीन पर आया, भारतीय बाजार में कमजोरी के साथ शुरुआत होती हुई ऑलमोस्ट पौन से 1% का दबाव, 23 रुपए नीचे 2805 के लेवल्स पर कामकाज। नेचुरल गैस में 1/4% का दबाव है। इनफैक्ट इंटरनेशनल मार्केट्स में आज शुरुआती कामकाज में तो नेचुरल गैस 1% नीचे खुली है, 40 पैसे नीचे भारतीय बाजारों में 145 के लेवल्स पर इस समय कामकाज। बुलियन मार्केट की तरफ मूव करिए, और सोना अभी भी स्ट्रगल कर रहा है, अंग्रेजी में एक वर्ड होता है लैंग्वेज कर रहा है, यानी कि उन्हीं लेवल्स के आसपास पड़ा हुआ है जो 6 साल के लोज थे, वहीं पे कामकाज हो रहा है। चांदी मल्टी ईयर लोज पे यानी कि कई सालों के लोअर लेवल्स पे इस समय कामकाज करती हुई, क्योंकि डॉलर में स्ट्रेंथ है। मैं डॉलर इंडेक्स कह रहा था कल इंट्राडे में 100 के ऊपर छू गया था, 100 के बेहद करीब कामकाज कर रहा है, 100.3 तो ईयर हाईज हैं, बेहद उसके समीप है, और ये इंडिकेट कर रहा है कि बाजार किस हद तक कन्विंस्ड है कि शायद दिसंबर में 16 दिसंबर को जब फेड की बैठक का आउटकम आएगा तो शायद हमें सुनने को मिले ब्याज दरें बढ़ने के सिलसिले की शुरुआत। यही दबाव बना रहा है भारतीय बाजारों में, तो वो स्ट्रांग डॉलर और ऊपर से फेड अगर ब्याज दर बढ़ाता है अगले महीने तो वो दबाव बनाता हुआ। $1065 था मेरे ख्याल से बीते हफ्ते का सबसे लोएस्ट लेवल, जो फरवरी 2010 के नीचे के लेवल हमने छुए, इसलिए मैंने कहा मल्टी ईयर लोस पे सोना कामकाज कर रहा है। डॉलर में जो कल स्ट्रेंथ आई है, अब 8 महीनों के हाईज के आसपास डॉलर कामकाज करता हुआ। चांदी में भी आपकी स्क्रीन पर आएगा सोना, इंटरनेशनल मार्केट में 1070 के लेवल्स, भारतीय बाजारों में एकदम ठंडा कामकाज, चांदी 11 रुपए नीचे 33,597 के लेवल्स पर इस समय कामकाज होता हुआ। बेस मेटल की तरफ मूव करना चाहूंगा, वहां पे किस तरह का ट्रेड देखने को मिल रहा है, क्योंकि आपकी स्क्रीन पर आएगा कॉपर 30 पैसे ऊपर, तो लगातार पिटाई के बाद आज कुछ थमता हुआ, एटलीस्ट कंसोलिडेट करता हुआ लेवल्स के आसपास। निकेल में 90 पैसे का उछाल है, 550 रुपए 10 पैसे के लेवल्स, ये तमाम बेस मेटल ध्यान रखें मल्टी ईयर लोज पे कामकाज कर रहे हैं। एल्यूमिनियम आधे % का उछाल है, लेड एकदम कल की क्लोजिंग लेवल्स के आसपास 5 पैसे कमजोर, जिंक में 15 पैसे के आसपास की मजबूती है, 102 रुपए 15 पैसे पे कामकाज। कॉपर 1/3% की बढ़त दिखाता हुआ, कॉपर इंटरनेशनल मार्केट में भी आज हल्के हरे निशान के साथ ही कामकाज कर रहा है। समझना होगा क्या ये खरीदारी करने के मौके हैं बीती पिटाई के बाद, लेकिन एग्री कमोडिटीज आपकी स्क्रीन पर। सोया ऑयल 2.5 रुपए ऊपर, आधे % का उछाल 603 रुपए 30 पैसे। क्रूड पाम ऑयल आधे % का उछाल 1 रुपए 90 पैसे ऊपर, 337 के लेवल्स, 377 के लेवल्स माफ कीजिएगा। सोयाबीन 24 रुपए ऊपर, 2.5% का उछाल 38.51। मस्टर्ड सीड 28 रुपए नीचे, तो आधे % से ज्यादा की कमजोरी 46.17 के लेवल्स पर इस समय कामकाज। चने में 1/3% का दबाव है, 16 रुपए नीचे 49.35 के लेवल्स। व्हीट में 1 रुपए की कमजोरी 1650 के लेवल्स पर कामकाज, तो कल की क्लोजिंग लेवल्स के आसपास ही व्हीट में हम शुरुआती कामकाज होता हुआ देख रहे हैं। चीनी 3 रुपए नीचे 26.97 के लेवल्स पर इस समय ट्रेड्स हैं। कोरिएंडर 1/3% का उछाल है, तो 41 रुपए ऊपर एक कमोडिटी खुलती हुई। जीरा में आधे % का दबाव 65 रुपए नीचे। कैस्टर सीड 1/3% का उछाल 13 रुपए की मजबूती, 4011 के लेवल्स, और रुपया आपकी स्क्रीन पर आएगा 66.47 कल का क्लोज था, उस लेवल से मजबूती के साथ रुपया कामकाज कर रहा है 66.35 के लेवल्स, तो 12 पैसे की मजबूती के साथ रुपए में कामकाज होता हुआ, क्योंकि डॉलर इंडेक्स भी ऊपरी स्तरों से ठंडा पड़ा है, तो शायद उसका भी फायदा भारतीय करेंसी को मिलता हुआ। लेकिन चलिए आज कमोडिटी मार्केट्स की ओपनिंग कैसी हुई है, हम क्या रणनीति बनाए, किस तरह का ट्रेड इनिशिएट करें, इस पर बातचीत करेंगे हमारे साथ पैराडाइम कमोडिटीज के बीरेन वकील साहब जुड़ चुके हैं। बीरेन जी हाय, गुड मॉर्निंग सर। सबसे पहले तो कच्चा तेल, बड़े इंकरेजिंग स्टेटमेंट्स आ रहे हैं सऊदी अरेबिया की तरफ से, फाइनली अब वो मार्केट शेयर की लड़ाई की जगह शायद ओपेक प्राइस स्टेबिलिटी पे कुछ बातचीत कर सकता है। क्या रणनीति बनाऊं सर, क्या खरीदारी करने की, एक ऑलरेडी बीटन डाउन कमोडिटी है, खरीदारी करने के मौके ढूंढूं ओपेक से बैठक से पहले? नहीं, ओपेक का स्टेटमेंट मजबूरी है, वैसे उनका जो रियाल डॉलर पैग है वो अब थोड़ा रिस्क पे आ गया है, सामने उसको मार्केट शेयर भी बरकरार रखना है, और रशिया कोऑपरेशन के लिए रेडी नहीं है। मैं समझता हूं कि ये सिर्फ वर्बल बात है, ये प्राइस
की डायरेक्शन जो है साउथवर्ड डायरेक्शन, इसमें शायद कोई बदलाव नहीं ला पाएगा। तो मैं खरीदारी की रणनीति नहीं ढूंढ रहा हूँ, मैं सेल साइड की अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा हूँ। आपने कहा वीरेंद्र जी सेल साइड की अपॉर्चुनिटी, तो पहले तो फिर क्या लेवल्स, क्या टारगेट्स के अप्रोच करूं, और दूसरा आपने कहा रशिया नॉन ओपेक में सपोर्ट नहीं करेगा। मुझे याद है पिछली बार जब मैं पढ़ रहा था तो रशिया ने तो बल्कि अप्रोच करा था ओपेक मेंबर्स को कि प्राइस स्टेबिलिटी लाने की कोशिश करनी चाहिए। इस समय विपरीत परिस्थिति या फिर एकदम डिफरेंट डायरेक्शन में क्यों जा रहा है रशिया? वो आप रशिया का जो ISI के साथ जो डीलिंग है, अब रशिया का मैं समझता हूँ पूरा का पूरा फोकस ही हट चुका है। डिफेंस पे स्पेंड होगा इसीलिए। नाउ दे आर एंजॉइंग देयर न्यूली गेट स्टेटस ऑफ ग्लोबल लीडर। ओके, अच्छा आपने कहा कच्चे तेल में अभी भी आप बिकवाली करने के मौके ढूंढेंगे इन इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट के बावजूद, तो क्या टारगेट, क्या लेवल्स के लिए अप्रोच करूं, मौजूदा स्तर पे बिकवाली कर डालूं? दिसंबर 2830 टू 840 के आसपास में शॉर्ट प्रेफर करूंगा, 2893 का स्टॉप लॉस रहेगा और 2765 का टारगेट रहेगा। 2830 के आसपास, तो यहां से हल्की सी मजबूती आए तब बिकवाली इनिशिएट करें, 2890 के आसपास अपना स्टॉप लॉस प्लेस करें। अच्छा, बुलियन मार्केट्स में सोना वापस फोकस में, और फोकस में इसीलिए कह रहा हूं, ध्यान रखें आज अमेरिका में दो इंपॉर्टेंट आर्थिक आंकड़े आने वाले हैं। एक तो Q3 का GDP जिसको माना जा रहा है रिवाइज करा जाएगा और अपवर्ड रिवाइज किया जाएगा। पहले की ओरिजिनल रीडिंग थी 1.5% ग्रोथ की, अब उसे अपवर्ड रिवाइज करके 2.1% के एस्टिमेट्स हैं, एनालिस्ट एस्टिमेट्स हैं जो आज शाम को आंकड़े आने वाले हैं। दूसरा कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का आंकड़ा आने वाला है, उसमें भी कहा जा रहा है मजबूत सिग्नल्स हैं। 97.6 से बढ़ाकर 99.5% पे कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इस बार आपको शायद देखने को मिले। वीरेंद्र जी, अरे आंकड़े वाकई सच हैं तो सोने पे और दबाव? हाँ, सोने पे बेसिकली तो ये है कि मार्केट एक्सट्रीमली इलिक्विड बन गया है। मतलब जो ओपन इंटरेस्ट की परिभाषा में बात करें तो एक जमाने में 80,000 लॉट था, वो सिर्फ 8,000 के नीचे, 7,000 लॉट के नीचे चला गया है। तो मार्केट में लिक्विडिटी का कोलैप्स हुआ है। यूजुअली लिक्विडिटी कोलैप्स मेगा बेयर मार्केट की सिम्टम में मानता हूँ। यहाँ प्राइस की भाषा में बात करें तो अगर कॉमेक्स गोल्ड 1062 ब्रेक करता है तो मैं इसको 1010, 1015 तक देखता हूँ। जब तक वीकली क्लोज 1097 के ऊपर नहीं आएगा तब तक ट्रेंड बेरिश रहेगा और मैं ओवरऑल बेरिश रहूंगा। ओके, तो सोने में बिकवाली करके चलें। जो ब्रेन लेवल सुझा रहे हैं वो आपकी स्क्रीन पर आते हुए, आज इंपॉर्टेंट आर्थिक आंकड़े आने वाले हैं। उसके बाद ऑब्वियसली रिएक्शन देखने को मिलेगा। अगर वाकई इतनी मजबूती हुई तो और कॉन्फिडेंस लोगों का बढ़ जाएगा और जो प्रोबेबिलिटी है बढ़ती हुई नजर आएगी कि शायद दिसंबर में ब्याज दरें बढ़ेंगी, तो वो सोने के लिए और दिक्कत की बात हो सकती है। पर ब्रेन आज बेस मेटेरियल्स लगातार मैं देख रहा था प्रेशर के बाद, आज थोड़े से वो प्रेशर थमता हुआ नजर आया। खरीदारी तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन आज वो दबाव देखने को नहीं मिल रहा है। हल्के हरे टेक्स के साथ कई सारे बेस मेटेरियल्स कामकाज कर रहे हैं, बहुत बीटन डाउन पॉकेट है। क्या खरीदारी करने के मौके ढूंढूं, अगेंस्ट द टाइड जाऊं? खरीदारी तो मैं नहीं अभी भी करना चाहता, लेकिन जो एग्जिस्टिंग शॉर्ट पोजीशन है उसमें से आई वुड टू टेक सम मनी आउट ऑफ टेबल, मतलब छोटा सा प्रॉफिट बुक कर लेना चाहूंगा। अगर कोई कंजर्वेटिव ट्रेडर है तो पूरा का पूरा प्रॉफिट बुक करके न्यूट्रल हो जाए और एक आध वायलेंट बाउंस अगर आए तो फिर दोबारा शॉर्ट जाए। 10 रुपये की तेजी पहले और बाद में 25 की मंदी, ये सिनारियो में देख रहा हूँ, लेकिन मेरे को सेल साइड में ज्यादा कंफर्ट रहता है। ओके, तो सेल साइड में कंफर्ट है, लेकिन आपने कहा अगर मैं ऑलरेडी बैठा हुआ हूं पोजीशंस लेके तो हल्की मुनाफा वसूली कर लूं या पूरी मुनाफा वसूली कर लूं? अगर मेरे सेल साइड की पोजीशन है, फ्रेश सेल इनिशिएट ना करूं इन लेवल्स पर? नहीं। ओके, तो फिर ये कॉल उस लिहाज से मत देखें आप, फ्रेश सेल इनिशिएट ना करें बेस मेटेरियल्स में। अगर आपने ऑलरेडी सेल इनिशिएट करा था लकीली तो आप अच्छे खासे शायद मुनाफे पे होंगे, पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करें या फिर आपकी जैसी रिस्क एपेटाइट है उस लिहाज से जैसे ब्रेन हाईलाइट करे तो वैसा कॉल लें। लेकिन एग्री कमोडिटीज पे ब्रेन आपसे बातचीत करना चाहूंगा। सोयाबीन में स्पेसिफिकली आज का सलाह है 3/4% के आसपास की बढ़त के साथ इस कमोडिटी में कामकाज हो रहा है सर। एग्री मार्केट्स आर रियली ब्यूटीफुल। आजकल वॉल्यूम्स काफी अच्छे हैं, लिक्विडिटी काफी अच्छी है। दिसंबर सोयाबीन की बात अगर करें तो यहाँ मैं 3885 का शॉर्ट प्रेफर करूंगा, 3955 का स्टॉप लॉस रहेगा और 3720 से 3750 का टारगेट रहेगा। पोजिशनल कॉल है, 10 से 12 दिन का टाइम फ्रेम है। ओके, अच्छा मेरे इससे पहले मैं आपको जाने दूं, आपने कहा गोल्ड के मार्केट में, सोने के मार्केट में लिक्विडिटी ड्राई आउट हो गई, ओपन इंटरेस्ट का आपने बात करी, कितना होता था और कितना सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो गया है, कोई खास वजह इसके पीछे? यूजुअली मैं समझता हूँ इसकी जो सेक्युलर बुल मार्केट है ना वो खत्म हो चुकी है। तो शायद आगे वो हम देखेंगे कि बिल्कुल मार्केट एकदम
एकदम ही लिक्विडिटी आप जो देख रहे हैं ना, इतनी भी नहीं बचेगी, हार्डली 2000 लॉट ही बचेगी, क्योंकि कॉमेक्स में 8 लाख लॉट जो ओपन इंटरेस्ट रहता था ना, वो वहां से गिर के 1.5 लाख हो गया है। इट इज बेसिकली वो आप कह रहे बुल का मार्केट खत्म हो गया, लेकिन फिर बिकवाली करने के मौके होंगे, ट्रेड तो किसी भी परिस्थिति में ले सकता हूं, तो ये ओपन इंटरेस्ट रिड्यूस इंटरेस्ट क्यों कम हो रहा है? कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं है ना इसके पीछे? बेयर मार्केट के 3 फेजेस होते हैं, बचपन, जवानी, बुढ़ापा। हम बुढ़ापे में जवानी और ये अब बुढ़ापा है, तो यहाँ से मार्केट जब भी 1062 ब्रेक होगा, स्पेशली 1048 ब्रेक होगा ना, तो वहां से मैं $300 $350 की ह्यूज क्रैश देख रहा हूँ। बट कंडीशन ये है कि वो 1048 ब्रेक होना चाहिए। चलिए बीरेन, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे लिए आज वक्त निकालने के लिए। तमाम कॉल बीरेन के जो बता रहे हैं वो आपकी स्क्रीन पे चल रहे हैं, जिन कमोडिटीज हमने नहीं भी बात करी थी वो स्टॉक्स भी, वो कॉल्स भी आपकी स्क्रीन पर नोट डाउन कर लें। यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक के बाद इक्विटी मार्केट्स फोकस करेंगे सौदा आपका के साथ।